सो आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस हमको निकालनी है। तो इस डेरिवेशन के लिए आपको वो स्टार पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये इस इक्वेशन की ब्यूटी है, इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का जैसे हम पहले लिखते थे उसका ऑब्जेक्ट का मास इतना है, m है, वगैरह वगैरह लिखते थे। अब हम वो भी नहीं लिख सकते ढंग से, बिकॉज आपको बताना पड़ेगा मास किसके रिस्पेक्ट में कितना है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। एंड देयरफॉर मैं शुरू करूंगा कि सपोज द ऑब्जेक्ट्स रेस्ट मास इज m नॉट and it is moving with velocity v and therefore its mass appears to be m। ऐसा मुझे पूरा कहानी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे लिखता हूं, लेट एन ऑब्जेक्ट is having rest mass m नॉट। यहां से कहानी शुरू करता हूं कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेस्ट मास m नॉट है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, मतलब अभी हमारे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, एंड देयरफॉर मैं इसका कौन सा मास देख रहा हूं, रेस्ट मास m नॉट देख रहा हूं। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं एक फोर्स लगाता हूं, इधर से एक फोर्स लगाता हूं, जिसके कारण से ये इधर डिस्प्लेस करना होना शुरू हो जाता है, उधर से रखना शुरू हो जाता है। सो इसमें कुछ वेलोसिटी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं पूरा कंप्लीट डिटेल ना जान करके मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा इंटरवल ले लेता हूं, बहुत छोटा सा इंटरवल, और इस छोटे से इंटरवल में ऑब्जेक्ट को मैं dx डिस्टेंस इसको सरका देता हूं। तो जब ये dx डिस्टेंस में इसको सरकाऊंगा, देन व्हाट विल बी the work done। एक मिनट, so the object is displaced by dx distance with the application of force F। मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं F फोर्स लगा के इसको ऐसे धकेलता हूं। जब फोर्स लगा है तो हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड देयरफॉर मोमेंटम चेंज होगा ऑब्जेक्ट का। सो अगर वो रेस्ट में था तो वो मूव करने लग जाएगा, और जब मूव करना शुरू किया है तो सपोज मैं उसको dx डिस्टेंस अगर सरका दिया हूं तो मैंने कितना वर्क किया मैं इसका कैलकुलेशन कर सकता हूं। सो वर्क डन बाय मी टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय dx डिस्टेंस विल बी, वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलने से काम नहीं चलेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए उसको आप क्या लिखते हो, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स लिखते हो, डॉट प्रोडक्ट करके निकालते हो, बिकॉज जो वर्क आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हो तो यू गेट स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपने बचपने में 11th 12th में पढ़ा होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करके मैं क्या करता हूँ कि इसको सरकाने में मैंने कितना वर्क किया मैं उसका कैलकुलेशन करना शुरू करता हूँ। तो ऐसा लिखते हैं, हमने क्या लिखा है, लेट एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग रेस्ट मास m नॉट, मतलब अगर वो मेरे रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट में है तो उसका मास मैं ऑब्जर्व करूंगा m नॉट, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं एक फोर्स लगाया जिसके कारण से चलने लग गया तो इसमें वेलोसिटी आ गई, एक डिस्प्लेसमेंट आ गया मतलब मैंने वर्क किया, और उस वर्क का कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वही चीज को मैं लिखता हूं, द ऑब्जेक्ट is displaced with the application of a constant force F। ठीक है, the object is displaced with the application of a constant force F। एक कांस्टेंट फोर्स F लगा करके मैं इस ऑब्जेक्ट को चलाना शुरू करता हूं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पर चलने लग गया,
जब ऑब्जेक्ट चलने लग गया तो अब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई है, कुछ वर्क डन होगा, इन्हीं सब चीज का हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, फिर से लिखता हूं, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट किधर, along the direction of force। ठीक है, मैं क्या जूम कर रहा हूं उसको देखो, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जो फोर्स लगा रहा हूं उसी के डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट कितना दूर सरक गया, इज dx इन dt टाइम। फोर्स के डायरेक्शन में वो dx डिस्टेंस, चलो एरो भी डाल देता हूं, dx डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है कितने देर में, dt टाइम में ट्रेवल कर गया है। सो अब मेरे पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है, मैंने एक फोर्स F लगाया था, और चलो चाहो तो इस पिक्चर को आप यहीं से ले सकते हो, इस फिगर को यहां से ले सकते हो। मैंने एक फोर्स F लगाया जिसके कारण से dt टाइम में ये जो ऑब्जेक्ट था वो dx डिस्टेंस सरक गया है इन dt टाइम। ठीक है, तो बाकी कुछ अभी कर सकूं या ना कर सकूं, मैं वर्क डन निकाल सकता हूं। वर्क डन टू डिस्प्लेस द पार्टिकल, पार्टिकल या बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी लिखना है, वर्क डन टू डिस्प्लेस द पार्टिकल। मैं छोटा सा डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, इसलिए सपोज मैं बोलता हूं dw। तो dw का फार्मूला क्या है, वर्क डन का फार्मूला क्या है, हमने पढ़ा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट कैसे डिस्प्लेसमेंट, दैट डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इसलिए आप लिखते हो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, ऐसा लिखते थे, है ना। और इसको जब खोलते थे क्या लिखते थे, एफ डी एक्स कॉस थीटा। इसलिए बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट डी एक्स कॉस थीटा जो एफ के डायरेक्शन में। ओके, तो ये मेरा फार्मूला होता है। और यहां पे मैंने क्या लिखा है कि द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, ये देखो डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये जो मेरा dx है वो फोर्स के डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर फोर्स के डायरेक्शन में नहीं होता तो इसको सॉल्व करने से क्या मिलता मुझे, एफ डी एक्स कॉस थीटा मिलता। और जब मैं ये बोल रहा हूं कि जो x है वो फोर्स के डायरेक्शन में है, तो f और x के बीच का एंगल कितना होगा, दे आर इन सेम डायरेक्शन, जिधर f उधर ही x, f इधर तो x भी इधर, ये मेरा f दैट इज 0 डिग्री, है ना। 180 मत बोल देना, अगर f इधर होता और x इधर होता तब 180 आता। ओके, सिंस f एंड dx इज इन सेम डायरेक्शन देयरफॉर थीटा इक्वल टू 0। और इसलिए जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एफ डी एक्स कॉस 0, कॉस 0 इज 1, सो इट इज सिंपली एफ डी एक्स। अरे क्या हो गया भैया सब, एफ डी एक्स बस आएगा। ओके, तो उसी चीज को यहां पे लिखता हूं, वर्क डन ऑन द पार्टिकल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, पहले तो लिखता हूं एफ डॉट डी एक्स, ऐसे लिखता हूं, लेकिन इसके पहले कहानी लिख चुका हूं, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब एंगल इज बिटवीन देम इज 0 डिग्री, एंड देयरफॉर dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, सिंपली cos थीटा नहीं आएगा। ठीक है, तो वर्क डन ऑन दिस बॉडी टू डिस्प्लेस dx डिस्टेंस इज एफ डी एक्स। हो गया, यहां तक का कैलकुलेशन हो गया। नाउ ये जो वर्क डन होगा, जैसे ये पेन, इस पेन को ऊपर में एक फोर्स लगाया, ये चलने लग जाता है, मैं बोलता हूं मैंने वर्क किया। और आपको पता है वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हो वो सामने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है।
जैसे इस पेन को मैंने सरकाया F फोर्स लगा करके, ये चलने लग जाएगा। जब चलने लग जाएगा तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई है? काइनेटिक एनर्जी। एंड देयरफॉर माय वर्क इज कंजर्व्ड इन दिस पेन इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब इस पेन को मैं नीचे से ऐसे ऊपर उठा करके यहां रख देता हूं, ठीक है, सो आई हैव डिस्प्लेस्ड बाय फोर्स, सो आई हैव डन वर्क ऑन दिस पेन। नाउ दिस टाइम दिस पेन इज नॉट मूविंग, so my work done is conserved in form of, it is stored in form of potential energy. तो जब भी कोई वर्क करते हो वो किसी न किसी एनर्जी के रूप में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टोर हो जाता है। जैसे इस पेन को फेंक देता हूं तो मैंने फोर्स लगाया, इसमें डिस्प्लेसमेंट दे दिया, मैंने वर्क किया, किस फॉर्म में स्टोर होगा? इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो किसी न किसी फॉर्म में वो स्टोर होगा जरूर। तो अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट को फोर्स के डायरेक्शन में dx डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है, तो वर्क डन इज एफ डी एक्स। अब ये एफ डी एक्स काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ होगा कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ होगा, मुझे इसको निकालना पड़ेगा। और चूंकि ये चलने वाला केस है तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में नहीं दिख रहा है, मुझे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिख रहा है, और उसी को मुझे खींच के लाना है, कहीं पे शायद वो दिख जाए मुझे। ठीक है, so let us see. So dw is equal to f dx. So I can write dw is equal to what is f? फोर्स का फार्मूला क्या है? तो बोलते हैं न्यूटन ने हमको बताया, इट इज dp by dt into dx। ठीक है, तो dw is equal to dp by dt into dx, and since they are exact differentials, I can write dw is equal to dp dx by dt। इस dt को मैं dx को दे सकता हूं, और जैसे ही dx by dt लिखूंगा, dx by dt है क्या चीज? तो पहले यहां पे देखो, dx डिस्प्लेसमेंट है और dt टाइम इंटरवल है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, हम इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। इस बॉडी ने कुछ वेलोसिटी अटेन कर लिया होगा, उसमें कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, एंड देयरफॉर दिस dx by dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। और वेलोसिटी को आप किससे दिखाओगे? क्या सिंबल दोगे? अब आप फ्री हो, आपने दो फ्रेम लिया नहीं था, एस एस डैश ऐसा कुछ लिया नहीं था, इसलिए वी आपका रिजर्व नहीं है। सो यू आर फ्री टू टेक dx by dt एज v itself। चाहो तो v ले लो, चाहे तो u ले लो, आपके ऊपर है। तो क्या ले लूं? dw is equal to dp into v, where v क्या है? where v is velocity attained by the body, है ना? v is velocity, चलो गेन लिख देता हूं, गेन्ड बाय द बॉडी। उस बॉडी ने कितना वेलोसिटी गेन कर लिया है, अचीव कर लिया है, दैट इज v। ओके, सो dw इज इक्वल टू v, और ये क्या है? dp, और p क्या होगा? व्हाट इज p? p इज मोमेंटम, और मोमेंटम का फार्मूला क्या आएगा? m into v। अब क्वेश्चन ये है, mv। mv लिखूं कि m नॉट v लिखूं कि क्या लिखूं? मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास m नॉट है, मतलब रुका हुआ था तो उसका मास m नॉट था, वो चलने लग गया है तो मोमेंटम आ गया है, और मोमेंटम इसलिए हमेशा mv आएगा, m नॉट v नहीं आएगा। m नॉट का होना खुद बताता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसलिए मोमेंटम का फार्मूला कभी भी m नॉट v मत लिखना। ओके, मोमेंटम का फार्मूला क्या आएगा? mv। तो क्या मिला? dw इज इक्वल टू डी v d m इंटू v। अब आगे क्या करूं? तो बोलते हैं यहां से अब इस d को डिफरेंशिएशन को अंदर भेजना है, तो गैलीलियो के हिसाब से जाओगे तो मास को तो अब बाहर निकाल देते थे, है ना, और बड़े से m1 करके लिख लेते थे,
बट यहाँ पे तो नहीं लिख पाओगे, रिलेटिविटी में हमको पता है कि मास इज आल्सो अ वेरिएबल क्वांटिटी, एंड देयरफॉर अब मैं फंस गया यहाँ आके। चलो यहीं पे मैं इसको हॉल्ट करता हूँ, ठीक है। सर चाहो या सर आप वो dp/dt वाला क्या बताया, एक बार डीपी और वाई, बताइए, विच लेफ्ट वन, हैंड साइड वाला। ये F is equal to dp by dt, न्यूटन सेकंड लॉ। so dw is equal to v dmv। तो इस d को मैं अंदर भेजना चाहता हूं, लेकिन अब इस बात को याद रखना कि हमको पता है मास बदलता है, वेलोसिटी ये तो बदलेगा ही बदलेगा, एंड देयरफॉर अब इजिली किसी एक को बाहर निकाल करके आप डिफरेंशिएशन को कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको वैसे ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जैसे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी। तो क्या करते हो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वैसा आपको करना पड़ेगा। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी, अंदर में क्या बनेगा, एम डी वी प्लस वी डी एम, ऐसा करना पड़ेगा मुझे। अगर कोई अगर आपको प्रूफ करके बता दे कि ओके मास तो कभी बदलता नहीं है, तो ठीक है, डीएम जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम डीवी बन जाएगा, एम बार डीवी। और इसलिए v को अगर ओपन करूंगा क्या बन जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वेयर डीएम, हो गया। सर नहीं दिख यहां रहा है वहां पे। तो मल्टीप्लाई कर दे, उसके ऊपर तक का है ना, हाँ ओके, तो मल्टीप्लाई कर दे, अंदर भेजे v को। तो डी डब्ल्यू क्या बना मेरा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वेयर डीएम, करके देखो आ गया होगा, आगे ना। तो इतनी जो कहानी हो किस चीज की है, चलो इक्वेशन नंबर वन। मैं एक्चुअली इक्वेशन नंबर देने में थोड़ा कंजूसी कर देता हूँ, बहुत देर बाद एक क्वेश्चन लिखता हूँ। इतनी सारी कहानी क्या बताती है कि एक बॉडी था, उसके ऊपर फोर्स लगाया, वो चलने लग गया, मैंने एक छोटा सा इंटरवल, एक छोटा सा पीस सेगमेंट लेकर के उसको देखना शुरू किया कि सरका था dx डिस्टेंस, सरकने में टाइम लगा था dt, एंड देन फोर वर्क डन का कैलकुलेशन किया। पहले इस रूप में लिखा, जो आपका जाना पहचाना रूप है, इस रूप में, फिर इस रूप में लिखा, फिर धीरे 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 मैथ्स के हिसाब से आगे बढ़ते गया और यहाँ पे आके लैंड किया। तो वर्क डन ऑन बॉडी कैन बी रिटन एज एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। और कितना वर्क डन है इस छोटे से इंटरवल के लिए, तो मैं बोलता हूं एक काम करो, आप इसको थोड़ा सा डिस्टेंस dx क्यों सरका रहे हो, अच्छे से सरकाओ, मतलब इसको x इक्वल टू जीरो पोजिशन से, ओरिजिन से सरका करके पूरा यहां तक ले आओ, x डिस्टेंस तक ले आओ, x इक्वल टू x डिस्टेंस तक ले आओ। तो जब इतना सरकाओगे तो कितना टाइम लगेगा, जो dt टाइम था वो पूरा t इक्वल टू जीरो से लेकर के कुछ t टाइम तक आएगा। ओके, वेलोसिटी जो यहाँ पे हल्की सी वेलोसिटी dv आई थी समवेयर, वेलोसिटी आपने कहीं निकाला, dx बाई dt जो निकाले थे, v जो आया था वो वेलोसिटी जीरो से लेकर के कुछ भी आ सकता है ना। मास यहाँ पे रुका हुआ था तो मास m नॉट था, चलते चलते मास कुछ भी हो सकता है। तो पूरे रेंज के लिए निकालो, अभी आप छोटे इंटरवल के लिए निकालो, अगर आप पूरा रेंज के लिए अगर निकालो तो क्या करना पड़ेगा, हम बोलते हैं, हम तो पता है हमको मैथ्स में, अगर हम छोटे रेंज का पता हो तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो जहां तक का आपको चाहिए पूरा मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो वर्क डन निकाले हो वो सिर्फ dx डिस्टेंस सरकाने में कितना वर्क हुआ होगा आपने निकाला। मैं बोलता हूं dx क्यों, पूरा जीरो से लेकर के x तक का निकालो, नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस the object from x equal to 0 to some distance x can be found by integrating equation number 1, है ना, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करके
x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू समथिंग x तक कितना सरकाने में वर्क डन हुआ होगा वो आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है, मैं इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हूं। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या सिर्फ x बदल रहा है? बोलते नहीं, जब हम थोड़ा सा सरकाते हैं तो इसमें थोड़ी सी वेलोसिटी आई होगी। यहाँ पे वेलोसिटी सपोज क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तो यहां से सरकाने से सपोज dv हुआ होगा, वेलोसिटी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ होगा। लेकिन पूरा x डिस्टेंस सरकाओगे तो वेलोसिटी कुछ v हो गया होगा, है ना। डिस्टेंस सरकाया हूं x, वेलोसिटी बन गया होगा v। मास यहाँ पे क्या था, m0 था, यहां से बढ़ते बढ़ते वो m हो गया होगा। सभी चीजों को मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड देयरफॉर इंटीग्रेट करते समय उस चीज को मुझे ध्यान रखूंगा किसको किसका लिमिट देना है। एंड देयरफॉर आई विल राइट इंटीग्रल dw इज इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा, mv dv प्लस v स्क्वेयर dm। लिमिट में क्या रखा है, मैं बोलता हूं शुरुआती बात मैंने किया था x इक्वल टू 0 से लेकर के x तक, सब जगह ऐसे लिखता हूं x इक्वल टू 0 से लेकर के x तक। लेकिन आप सब मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप सब लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन कभी भी लिमिट हम जो वेरिएबल है उसके टर्म्स में लगाते हैं, है ना। और मेरा वेरिएबल क्या है, पहला वाले में dw वेरिएबल है, इसलिए मेरा लिमिट w के टर्म में होना चाहिए। यहाँ पे v के टर्म में है तो इसको v के टर्म में होना चाहिए, यहाँ m है तो m के टर्म में होना चाहिए। लिमिट हमेशा आपके यहाँ ब्रैकेट रखना, आपके वेरिएबल के टर्म में होता है। एंड देयरफॉर जो उधर इक्वेशन लिखा हूं उसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब उसको प्रॉपर लिमिट देते जाओ। प्रॉपर लिमिट क्या दोगे, आपने जो लिखा है x इक्वल टू 0 टू x, जब x इक्वल टू 0 था मतलब मेरा पार्टिकल जब ओरिजिन में था तो वर्क डन कितना था, हमने तो उसको सरकाया नहीं था, एंड देयरफॉर वर्क डन वाज 0। और उसको सरकाते सरकाते मैं कुछ w वर्क कर चुका हूं, तो x डिस्टेंस तक सरकाते सरकाते इसका वर्क डन कितना हो गया होगा, समथिंग w हो गया होगा। एंड देयरफॉर इसका प्रॉपर लिमिट पड़ेगा w इज इक्वल टू 0 टू w dw, ये हो जाएगा। अगले को आप क्या लिखोगे, तो अगला तो बड़ा मिक्स फॉर्म में है, अभी तो मैं इसको x ही लिखता हूं, x इक्वल टू 0 टू x mv dv प्लस v स्क्वेयर dm। तो ये जो एक्सप्रेशन मैं लिखा हूं ये एक्सप्रेशन ना तो प्योरली v के फॉर्म में है और ना ही प्योरली ये m के फॉर्म में है, ठीक है, दोनों के मिक्स में है, v के भी है और m के। तो लिमिट कौन से चढ़ाऊं, तो एक काम करते हैं, अभी ये झंझट को छोड़ो, इसको यहीं पे रखो, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इस झंझट को निपटाने का एक और तरीका है, यहां पे आकर के मैं हॉल्ट करता हूं और याद करता हूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट को मैं पुश करके चलाना शुरू करता हूं और उसमें जब वेलोसिटी आना शुरू हो जाता है, जब वो वेलोसिटी पकड़ लेता है और वेलोसिटी बढ़ने लग जाता है, तो हमने देखा मास चेंज होता है। और मास चेंज होने का फार्मूला क्या है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन इन मास, किसके साथ, विथ वेलोसिटी, वेरिएशन इन मास विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ मास में कितना चेंजेस आता है, ये फार्मूला क्या बोलता है, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चलेगा तो इस v वेलोसिटी में जो मास आएगा वो रेस्ट मास से ऐसे रिलेटेड होता है करके हमने पढ़ा है, ठीक है। तो एक काम करो, इसी को सॉल्व कर लो थोड़ा, देखो इसमें कुछ बनाते बनता है क्या। सो दिस विल गिव मी m स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर कर लो, ये हटाना है पहले मुझे, क्या बनेगा, m नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। और एलसीएम निकालो, नीचे का एलसीएम निकालोगे तो c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर आएगा,
बाद में उसको पलटा दूंगा तो सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं। दिस कैन बी रिटन एज, इधर लिखता हूं जगह बचेगा, दिस कैन बी रिटन एज एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। क्या करता हूं, एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो यहां से मैं लिखता हूं एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, हो गया। अब बोलोगे अब थोड़ा खतरनाक रूप से दिखने लगे, सब के ऊपर टू 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 दिख रहा है। चलो इसको एक इक्वेशन नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 3 से मैं क्या करता हूं, मैं डिफरेंशियल टर्म निकालना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एक इक्वेशन नंबर 2 पेंडिंग पड़ा है। देखो इक्वेशन नंबर 2 पेंडिंग पड़ा है, अभी डिफरेंशिएशन सॉल्व हुआ नहीं, ये चीज कहीं ढूंढ के लाओ, मिलेगा क्या। तो मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट मत लिखो क्योंकि सब वेरिएबल अलग अलग है, तो सिंपली डी करके लिख लो। तो क्या हो जाएगा ये, डी एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर ऐसे डाइजेस्ट करते नहीं बनता तो क्या कर लेना, सपोज x के रिस्पेक्ट में करता तो क्या करता, तो d बाई डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ दिस, होता है ना, d बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स दिस, ऐसे लिखता। तो सोच लो उसके नीचे का dx मैंने लिखा ही नहीं। ये जो फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट कहलाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं ना इसी को, ठीक है। तो मैं इसको डिफरेंशिएशन के रूप में ऐसा लिख लिया। अब इस डिफरेंशिएशन को अंदर भेजो, क्या बनता है देखो, जो कांस्टेंट होता है जो चीज, उसका डिफरेंशिएशन तो होता ही नहीं, जो कांस्टेंट नहीं होगा उसका होगा। तो पहला टर्म क्या दिख रहा है मुझे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें कौन कांस्टेंट है, हम बोलते हैं सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो तो कहीं बदलेगा ही नहीं, एंड देयरफॉर उसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, तो किसका होगा, एम स्क्वायर का होगा। हमने देखा है एम बदलता है, ये इक्वेशन लिखा दिया है, एंड देयरफॉर केवल एम का होगा। तो सी स्क्वायर इज कांस्टेंट, इसको बाहर निकालो, क्या बनेगा, सी स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्योंकि दोनों वेरिएबल है, वेलोसिटी भी बदलता है, मास भी बदलता है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, इज इक्वल टू, नाउ इधर किसका होगा, राइट हैंड साइड में एम नॉट क्या है, रेस्ट मास है, रेस्ट मास जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 था, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी हुआ, सी वो भी कांस्टेंट क्वांटिटी हुआ, दोनों कांस्टेंट हो गए, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0, हो गया। तो राइट हैंड साइड की तो कहानी खत्म हो गया, अब लेफ्ट हैंड साइड को निपटाते जाओ। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सी स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ एम डी एम, है ना, एम स्क्वायर का क्या आएगा, 2m dm माइनस, अभी दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन ब्रैकेट में कर लेता हूं, तो फर्स्ट फंक्शन एम स्क्वायर, सेकंड का डिफरेंशिएशन 2v dv प्लस सेकंड फंक्शन मतलब v स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब 2m dm एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओपन करो, सी स्क्वायर, कांस्टेंट को पहले लिख लेता हूं 2m को, 2m सी स्क्वायर डी एम माइनस 2v एम स्क्वायर डी वी माइनस 2m वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो जितने भी निगेटिव क्वांटिटी उसको उस तरफ ले जाओ, पॉजिटिव को इधर ही रहने दो। तो 2mc² dm is equal to 2v m² dv minus 2m v² dm प्लस, दोनों निगेटिव उधर जाके पॉजिटिव। क्या क्या कट सकता है, इन दोनों से 2 कॉमन निकालूंगा और इसे काट दूंगा, और दोनों से m निकालूंगा, इसका एक m जाएगा, इसका एक m जाएगा, और ये m कट जाएगा। सो व्हाट आई विल गेट, c² dm इज इक्वल टू mv dv प्लस v² dm, है ना। इसको भी एक इक्वेशन नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 4। और अब देखो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2 को देखो। इक्वेशन नंबर 2 में अंदर में क्या है, ब्रैकेट में mv dv प्लस v² dm, mv dv प्लस v² dm। इसका मतलब इसको मैं रिप्लेस करके c² dm लिख सकता हूं, ठीक है। देयरफॉर ये आपके रेफरेंस के लिए छोड़ा हूं, मिटा नहीं रहा हूं, यहां पे लिखता हूं हेंस इक्वेशन नंबर कौन सा, 2, इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम w इक्वल टू 0 टू w dw इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 टू x। अब अंदर क्या हो गया है, c² dm। तो दो वेरिएबल में जो था v और m के, वो एक सिंगल वेरिएबल में रिप्लेस हो गया है, और इसलिए इस लिमिट को छेड़ना आसान हो गया है, ठीक है। और इसको मैं क्या, तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखूंगा, अभी w इसका इंटीग्रेशन निकाल भी दो, या छोड़ो अभी नहीं निकाला तो ऐसे ही रहने दो। So we'll write w is equal to 0 to w dw is equal to, अब इसका यूनिट बदलो बिकॉज ये x में है और ये इधर वेरिएबल मेरा मास है। तो अंदर की कहानी है c² dm, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रखना है, इन टर्म्स ऑफ m रखना पड़ेगा आपको। m का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगा, तो देखो जब पोजीशन 0 था, यहां रेस्ट में था, वेलोसिटी कितना था, 0, और जब वेलोसिटी 0 तो मास कितना, m0। और जब चलते चलते वो x पे पहुंच गया तो वेलोसिटी बन गया है v, और उसमें मास क्या हो गया है, m, क्योंकि हमने फार्मूला लिखा था m इज इक्वल टू m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c², एंड देयरफॉर मास हैज बिकम m। तो m0 से m तक में इस इंटीग्रेशन को मुझे निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। तो इधर क्या आएगा, w माइनस 0 दैट इज w इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा, c² तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, मास का dm का आएगा m, तो m और लिमिट क्या रखूंगा, जैसे इधर w आया तो लिमिट क्या रखूंगा 0 टू w, और इसका क्या रखूंगा m0 टू m। क्या होता है कई बार स्टूडेंट फ्लो में x इक्वल टू 0 था तो मास इक्वल टू 0 था, ऐसा लिख देता है, बचना इससे m0 आएगा, ठीक है। उधर कर लो। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या देगा मुझे, w इज इक्वल टू c² m माइनस m0, यहां तक आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 आई थिंक, ओके। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर वर्क करता हूं तो दैट वर्क इज स्टोर्ड इन सम काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मैं जब इसके ऊपर वर्क किया तो ये चलने लग गया तो काइनेटिक एनर्जी, मैं इस पेन को उठा करके यहां पे लाया और रुक गया है तो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो मैं W किया हूं, वर्क किया हूं, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन सम काइंड ऑफ एनर्जी। कौन सा केस वाला है ये, काइनेटिक एनर्जी वाला केस है कि पोटेंशियल एनर्जी वाला केस है, काइनेटिक एनर्जी वाला केस है। एंड देयरफॉर दिस वर्क विल बी स्टोर्ड ऑन द बॉडी
in forms of kinetic energy. Okay, by doing this work, the body या object moves with velocity v, या the body gain the velocity v, है ना. ये वर्क करने से उस बॉडी में एक वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आया, v वेलोसिटी उसने गेन किया. And therefore I can say this work has been stored in form of potential kinetic energy. Hence the work done is stored on the body in forms of kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो स्टोर हो जाएगा. तो मैं क्या बोलता हूं, ये जो W है वो वर्क डन ना होकर के काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, और ऐसे ना बोल के मैं क्या बोलता हूं, दिस इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैं बोलता हूं वेलोसिटी में गेन किया था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में गेन किया है. हेंस गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना ग्रोथ हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन किया है, दैट इज W, दैट इज c स्क्वायर m माइनस m नॉट. और इसको ज्यादा अच्छा से लिखना है तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m माइनस m नॉट इंटू सी स्क्वायर. बोलोगे कुछ वो फार्मूला जैसे दिखने लगे, एम सी स्क्वायर जैसे दिखने लग गया, लेकिन डायरेक्ट आपको एम सी स्क्वायर यहां नहीं मिलेगा. गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, या इस ब्रैकेट को अगर ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, gain in kinetic energy is equal to mc square minus m naught c square. ठीक है, या और पलट के अगर मैं लिखूं तो mc square is equal to गेन इन काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में मैं काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी प्लस m नॉट c स्क्वायर, है ना. चाहो तो आप पूरा लिख लो, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस m नॉट c स्क्वायर. यहां पे ला करके मैं रोकता हूं, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 6. ठीक है, और जो चीज आप डिराइव करना चाह रहे थे वो डिराइव हो चुका है. बोलोगे कहां है, एम सी स्क्वायर तो दिख रहा है, मेरा ई नहीं दिख रहा है ना. तो मैंने बोला था कि ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड आपके पास मेथड नहीं है कि उसको करते जाओ और आखिरी में ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आपको मिल जाएगा. अब यहाँ पे आइंस्टीन का जीनियस दिमाग काम करेगा, और वही दिमाग आपको लगाना है. ठीक है, और ये वही चीज है जो क्लास 11th में या बचपने में, उससे भी छोटे क्लास में आपको सिखाया जाता है. कैसे सिखाया जाता है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, इस टाइप से जोड़ घटाना वाला कुछ है, तो मैं किन दो ऑब्जेक्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं या मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कर सकता हूं. तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जब आपने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जब पहली बार पढ़ा होगा, उस दिन पढ़ा होगा कि मल्टीप्लीकेशन वगैरह जो है मैं किसी के साथ कर सकता हूं, है ना. मोमेंटम निकालने के लिए मैं मास में मल्टीप्लीकेशन करता हूं वेलोसिटी का. तो मास अलग प्रजाति, उसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम में होता है. वेलोसिटी अलग ही स्पीसीज है, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड में होता है. तो किलोग्राम वाले बॉडी को मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर देते हो, इसलिए तो मोमेंटम को क्या बोलते हो, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, है ना. लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या कर सकते हो, क्या मैं m में v को जोड़ सकता हूं. मैं बोलता हूं 2 किलोग्राम में 3 मीटर पर सेकंड को जोड़ो, क्या आएगा बताओ. सर सेम रहता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट. क्या क्या
सर जिसका यूनिट सेम होगा उसी को बस ऐड कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली वही चीज आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आप मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन किसी भी दो अलग अलग क्वांटिटीज को कर सकते हो, बट एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, वो सिर्फ उन्हीं दो क्वांटिटीज को आप कर सकते हो जो सेम यूनिट में होगा। आप एनर्जी में एनर्जी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, वेलोसिटी में वेलोसिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मास के साथ वेलोसिटी को ऐड कर दो। ये करके बताओ ना, 3 किलोग्राम मतलब मास में 3 मीटर पर सेकंड का एडिशन करके बताओ कितना आएगा। वो तो हम नहीं कर सकते। अगर ये करना है तो इन दोनों को सेम यूनिट में होना पड़ेगा। ये भी पढ़े हो ना किसी क्लास में बचपने में, है ना। तो देखो बचपने में जो चीज पढ़ा था अब उसका एप्लीकेशन कैसे होने वाला है। मैं इस फार्मूला को यहाँ पे लिखता हूं। मेरे पास क्या आया है, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये आया हुआ है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 6 है। अब इस इक्वेशन नंबर 6 में मैं दो क्वांटिटी को जोड़ रहा हूं, और दो क्वांटिटी को जोड़ने के बाद कोई तीसरा क्वांटिटी आ रहा है। तो सबसे पहला चीज तो ये प्रूव हो रहा है कि मैं दो क्वांटिटी को जोड़ पा रहा हूं। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 6, ये 6 था ना, इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 6, ध्यान से देखो, इन सर राइट हैंड साइड, यस। सर राइटिंग बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। आवाज नहीं समझ में बेटा। सर जो ब्लैक बोर्ड में आप लिख रहे हैं ना वो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है एकदम। तुम्हारी आवाज अभी भी क्लियर नहीं हुई। हेलो हाँ, सर, ब्लैक बोर्ड में जो आप लिख रहे हैं ना वो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। ये जो लिखा हूं वो क्या हो गया है, बहुत स्मॉल साइज से लिख रहे हैं। स्मॉल साइज में। सर थोड़ा बड़ा। और बड़ा लिखूं ऐसा बोल रहे हो। यस। ओके, एक्चुअली मैं जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। ओके चलो नेक्स्ट लाइन को लिख दूंगा। इस इक्वेशन 6 को देख लेते हैं। अच्छा एक बार मोबाइल को ऐसे पकड़ी कैसे पकड़ी है, सर मोबाइल को ऐसे पकड़े कैसे। हॉरिजॉन्टल। हाँ, हाँ, हॉरिजॉन्टल। हाँ, और उसको हॉरिजॉन्टल करो और स्क्रीन को थोड़ा खींच लो, वो जूम हो जाएगा। मीट का ये फंक्शन है, जूम हो जाता है। ठीक है, तो इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 6 क्या कर रहा हूं मैं, दो क्वांटिटी को जोड़ रहा हूं, और जोड़ पा रहा हूं तभी एक सिंगल क्वांटिटी आ रही है। इसका मतलब मैं इन दोनों को जोड़ने में कैपेबल हूं। और दो क्वांटिटी जुड़ती कब है, जब इन दोनों का यूनिट सेम होता हो। पहले मैं इस लॉजिक को यूज करता हूं। इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 6, के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड एम नॉट सी स्क्वायर आर बीइंग एडेड, है ना। इक्वेशन 6 के राइट हैंड साइड में दो क्वांटिटी जुड़ रही है। जुड़ेगी कब, विच इज पॉसिबल ओनली इफ, कब जुड़ेगा, दे हैव सेम यूनिट्स। तो पहली बात तो मैं ये कंक्लूजन कर लिया कि ये दोनों का यूनिट सेम होगा तभी मैं जोड़ पा रहा हूं। पहला क्वांटिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी। इसका यूनिट क्या होगा, वही यूनिट होगा जो एनर्जी का होता है, जूल होगा, अर्ग होगा, डिपेंड करता है कौन सी यूनिट में मेजर कर रहे हो। सो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी। इसका मतलब मेरे पास एक और क्वांटिटी है एम नॉट सी स्क्वायर। ये क्या चीज है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको एनर्जी से जोड़ पा रहा हूं। इसका मतलब ये भी क्या है, एनर्जी है। हेंस काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी, हेंस एम नॉट सी स्क्वायर should
ऑल्सो रिप्रेजेंट एनर्जी। ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर को भी क्या होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। मतलब ये एक नया फार्मूला आप निकाल रहे हो कि मास में अगर लाइट के वेलोसिटी को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए, एनर्जी मिलना चाहिए। और ऐसा ही कुछ कांड मैं लेफ्ट साइड में भी कर रहा हूं। ये भी क्या है, मास में सी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, एनर्जी है। ओके, तो एम नॉट सी स्क्वायर शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट एनर्जी एंड सो एम सी स्क्वायर इज ऑल्सो एनर्जी। मतलब यहां जो मेरे इक्वेशन नंबर 6 में जो दिख रहा है, ये तीनों चीज एनर्जी है। पहले तो इतना हम प्रूफ कर लिए, अब बाद में कुछ और एनालिसिस करेंगे। यहां तक क्लियर पॉइंट, कि यहां जो तीन टर्म दिख रहे हैं, तीनों के तीनों टर्म क्या है, एनर्जी हैं। इनमें से दो टर्म एक जैसे हैं और एक टर्म अलग से है। अलग से कौन है, बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कब आता है किसी बॉडी में, तो हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो हमारे पास दो और छोटे छोटे एनर्जी बच गए, एम सी स्क्वायर एंड एम नॉट सी स्क्वायर। अरे दोनों के दोनों एनर्जी हैं, तो दोनों में अंतर क्या है, एक क्या है एम नॉट सी स्क्वायर, दूसरा क्या है एम सी स्क्वायर, इन दोनों में अंतर क्या है, तो बोलोगे ये वो एनर्जी है जब मास रेस्ट में था, ये वो एनर्जी है जब मास मूविंग था। और एक चीज देखो, मूविंग मास वाला एनर्जी, रेस्ट मास वाले एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी दोनों के सम के बराबर है। ठीक है, उस चीज को लिखते हैं पहले, एम सी स्क्वायर इज ऑल्सो एनर्जी। एम नॉट सी स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एनर्जी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना। एम नॉट सी स्क्वायर वो एनर्जी है जब ऑब्जेक्ट कहां पे था, रेस्ट पे था। और जब रेस्ट में नहीं होता तो क्या करता है, वो चलने लग जाता है। और जब चलने लग जाता है तो कौन सी एनर्जी आ जाती है उसमें, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, दिस इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में ग्रोथ, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ था तो ऐसा नहीं कि उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं था, इट वाज इक्वल टू जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो एम नॉट सी स्क्वायर ये जो लिखे हैं वो एनर्जी है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मतलब रेस्ट में था मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं था। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं था तो कोई भी एनर्जी नहीं था उसमें, बोल देंगे नहीं कुछ तो था, तभी तो एम नॉट सी स्क्वायर किए हैं। तो उस एनर्जी को कौन रिप्रेजेंट करता है, एम नॉट सी स्क्वायर। और जब चलने लग जाता है तो क्या एम नॉट सी स्क्वायर खत्म हो जाता है, बोलते नहीं, इसके अलावा कुछ और गेन होता है, उसको बोलते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जब नहीं चल रहा था तब एनर्जी, और चलते चलते कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया, वो एनर्जी, इन दोनों को जोड़ता हूं तो आता है एम सी स्क्वायर। ये भी एनर्जी है, तो ये कौन सी एनर्जी हुई, तो हम बोलते हैं इन दोनों का टोटल एनर्जी है। And therefore, total energy stored in any body is equal to mc square. ठीक है, तो m नॉट सी स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एनर्जी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। एंड देयरफॉर सीधा सीधा कंक्लूजन निकालता हूं, mc स्क्वायर इज टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है और उस टोटल एनर्जी को हम नाम देते हैं E। सो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा मेथड से डिराइव करोगे कि कहीं पे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ जाए, फिर लॉजिक लिखना पड़ेगा।
और यही जीनियसनेस है आइंस्टीन का। एकदम जो बेसिक क्लास 11th में जो चीज पढ़ते हो उस चीज को यूज करके उसने पूरा बता दिया कि ये क्या है। सो व्हाट इज MC स्क्वायर, पहले लिख लो उसके बाद फिर इस पे चर्चा करते हैं। हो गया? यस सर। So what we have written, E is equal to MC square, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो कभी कभी आपको क्या कंफ्यूजन होगा, देखो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, और MC स्क्वायर को क्या लिखता हूं? काइनेटिक एनर्जी प्लस m0 C स्क्वायर। और बचपन से आप लोग क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते आ रहे हो, वहां पे टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या लिखते थे? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। लिखते थे ना? काइनेटिक एनर्जी यस प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ई लिखते थे। तो इससे तुरंत तब दिमाग जागेगा, ये मेरा m0 C स्क्वायर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा गलती से भी मत सोचना, दिस m0 C स्क्वायर इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं जमीन पे लेटा दूं तो अब उसमें जब रेस्ट पे है मतलब उसे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जब लेटा हुआ है जमीन पे मतलब हाइट 0 है मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। इसका मतलब उस बॉडी के अंदर अब कोई एनर्जी नहीं है। तो क्लासिकल फिजिक्स बोलता है, पुराना फिजिक्स जो न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट है या जो गैलीलियन कॉन्सेप्ट है, वो बोलता है हाँ उसमें कोई एनर्जी नहीं है। आइंस्टीन बोलता है नहीं, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी भरी है। कितनी भरी है? MC स्क्वायर जितनी भरी है, और इसलिए इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ये फार्मूला ये बताता है कि कितने मास में कितनी एनर्जी होगी। सो पहला चीज आप अपने दिमाग से कंफ्यूजन हटा लो कि m0 C स्क्वायर को पोटेंशियल एनर्जी बोल दूंगा। नो, दिस इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, बहुत डिफरेंस है, अभी आते हैं उस पर। ठीक है, तो उसको अगर मुझे विजुअलाइज करना है तो एक चीज देखो, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, इस फार्मूला से देखो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, सो M इज इक्वल टू E अपॉन C स्क्वायर। मतलब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, मास। तो ये क्या कहलाता है? मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहलाता है। ठीक है, ये ऐसा पहला रिलेशन है जो ये बताता है कि मास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मास नहीं है, वो बेसिकली वो भी एनर्जी है। जैसे आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी है ना? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो भी हो, पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी। फिर एक नया चीज पढ़े, वर्क। वर्क क्या है? बाद में पढ़ाया, जो पिछले साल थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो। वर्क इज आल्सो एनर्जी। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और एक ऐसा भी टर्म है जिसके पीछे एनर्जी नहीं लिखा था, है ना? काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी लिखा था, बोलो को एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल के बाद एनर्जी लिखा था, इसलिए वो भी एनर्जी है। तो एक ऐसा भी टर्म है जिसके पीछे एनर्जी नहीं लिखा था, दैट इज वर्क। बट वर्क इज एनर्जी, है ना? और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़े हो। वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, वाइस वर्सा। हाँ, सेकंड लॉ ये बताता है कि वर्क को कन्वर्ट करते हो एनर्जी में, लेकिन एनर्जी को पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो बताता है डायरेक्शन की, ओके इस डायरेक्शन में जाना ठीक है, बट उल्टा डायरेक्शन में आना मुश्किल है। ठीक है, ये सब चीज पढ़ा। तो ये आइंस्टीन का ये रिलेशन वो बताता है कि मास भी एनर्जी का एक रूप है।
mass is also a form of energy just like work is a form of energy. तो जैसे वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो वैसे मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। उधर पढ़े थे एनर्जी को मैं वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो इधर भी मैं बोलूंगा एनर्जी को मैं मास में कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स खड़ा हो जाएगा, एंट्रोपी खड़ा हो जाएगा। वो क्या बोलता है, एनर्जी को पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वैसे यहाँ पे हम बोलेंगे एनर्जी को पूरा मास में कन्वर्ट नहीं कर सकते, करने के लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिक होने वाला चीज नहीं है। आपने पिछले साल पढ़ा था कि दोज इवेंट्स आर स्पॉन्टेनियस, है ना, वो घटनाएं स्पॉन्टेनियस होती हैं जिसमें एंट्रोपी बढ़ती हो। ठीक है, जस्ट लाइक दैट मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। बाद में देखेंगे उस बारे में। और तो क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज हमको देखने मिलता है कि मास इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, मास इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअली इसका बीज कहां से बोआ गया था, हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वैसे हमने मास के बारे में भी पढ़ा था, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट उसको फॉर्म तो चेंज कर सकते हैं ना, उसका रूप तो चेंज कर सकते हैं। किस रूप में, एनर्जी, एनर्जी को मास, वाइस वर्सा। इसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, है ना, इसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। दे आर सेम थिंग। ठीक है, अब सेम थिंग तो है, कितना एक दूसरे से किस फैक्टर से जुड़े हुए हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का, मतलब इसके पास मास है 1 किलोग्राम का, इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करो, तो आइंस्टीन बोलता है कुछ मत करो, 1 में मल्टीप्लाई कर दो सी स्क्वायर का, मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना आएगा 9 इंटू 10⁻16, इतना जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम मास इज इक्विवेलेंट टू 9 इंटू 10⁻16 जूल। रफली देखो तो 10⁻17, 9 को 10 मान लो तो 10⁻17 जूल के बराबर है। या इसका उल्टा बोलता हूं, अगर मेरे पास 9 इंटू 10⁻16 जूल अगर है तो इसको मैं मास में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, ये इसलिए इसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मतलब कैसे समझोगे, इसको थोड़ा दिमाग में थोड़ा सा अच्छे से अब इसकी बत्ती जलाओ। जैसे आप एनर्जी कैसे अचीव करते हो, सपोज मेरे पास ये डस्टर है, इस डस्टर से मैं एनर्जी निकालना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, हम बहुत आसान ट्रिक आता है हमको, जला देंगे। जैसे जलाएंगे, जैसे जैसे जलते जाएगा इससे हीट एनर्जी निकलते जाएगी, हीट इज आल्सो एनर्जी, तो हीट एनर्जी इससे निकलते जाएगा। हम बोलेंगे वाह हमने बहुत सारे एनर्जी ले लिया इस डस्टर से। लेकिन इस डस्टर को जलाते समय इसको अगर मैं कांच के एक अच्छे से बीकर में अगर बंद करके रखूं बड़ा सा, इसको पर्याप्त ऑक्सीजन दे दूं और इसको अगर बर्न करूं, तो देखना जब ये जलता है तो इसमें गैस निकलता है, और जब जल जाता है तो पीछे ऐश छूट जाता है ना। सो इफ आई बर्न दिस डस्टर, व्हाट आई विल गेट ऐश एंड गैस, दो चीज निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और पीछे वो रेसिड्यू छूटेगा जिसको राख बोलते हो आप। अगर उन दोनों चीज को कलेक्ट करके अगर उसमें उसको तौलूं, मैं उसको मास निकालूं, ये पढ़े होंगे किसी छोटे क्लास में, पता चलता है इस डस्टर का जो मास था वो, और इधर जो इसका जला हुआ ऐश और जो गैस निकला था, उन दोनों का अगर सम अगर तौल के देखोगे दैट विल बी सेम। सो व्हाट आई हैव डन, इसका जितना मास था मेरे पास अभी भी उतना ही मास है, वो गैस है और वो ऐश है, उन दोनों का जो मास जोड़ता हूं वो इस डस्टर के मास के बराबर होगा। तो फिर वो हीट आया कहां से, ठीक है, वो हीट जो निकला, जो एनर्जी निकला वो आया कहां से, क्या वो एक्स्ट्रा क्रिएट की क्या, बोलेंगे नो, इट वाज द एनर्जी विच वाज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। पिछले साल थर्मोडायनेमिक्स से पढ़े हो, आइस को वाटर में कन्वर्ट करो या वाटर को वेपर में कन्वर्ट करो, वहां एक लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
तो मैं इसका जस्ट इसे जो सॉलिड शेप में है उस सॉलिड से मैंने गैस अचीव किया और ऐश अचीव किया था, तो उसमें जो लेटेंट हीट का जो कन्वर्जन हुआ वही मुझे वो हीट के रूप में निकला और मैं एकदम खुश हो गया, वाह मैंने इसके मास को कन्वर्ट कर दिया एनर्जी में। हमने अभी तक मास को छुआ ही नहीं, जस्ट इसके शेप को, इसके फॉर्म को हमने चेंज किया है, बस एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन करा के खुश हो गए। ओके, सो वी हैव नॉट कन्वर्टेड द मास। मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या बोलता है, इस डस्टर को एनर्जी में कन्वर्ट करो और पीछे क्या छूटेगा, ना तो कोई गैस निकलेगा और ना ही कोई राख बचेगी, ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। तब जो एनर्जी देगा दैट विल बी लाइक दिस। अगर ये 1 किलोग्राम का होगा तो 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी देगा। और जिस दिन ये टेक्नोलॉजी मेरे पास आ गई तो याद रखना, वो जो जैसे अपन 1 किलो कोयला अपन जलाते हैं तो क्या होता है, जस्ट अपन बोलते हैं थोड़ा सा खाना बना लिए, दैट्स इट। लेकिन उसी कोयले के एनर्जी को अगर मैं पूरा का पूरा निकाल लूं, ना तो पीछे कुछ राख बचना चाहिए, ना ही कोई गैस निकलना चाहिए, पूरा का पूरा एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो जाए तो पता चलता है कि पूरे शहर को जितना एनर्जी चाहिए वो अकेला वो कोयला दे देगा। वो हार्डली 1 किलो 2 किलोग्राम कोयला होगा और ये पूरा सिटी का जितना एनर्जी चाहिए वो पूरा का पूरा दे देगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको बर्न करते हैं, उसके फॉर्म को चेंज करते हैं, ना तो हमने मास को छेड़ा ना कुछ भी, लेटेंट हीट से जो एनर्जी मिला खुश हो गए कि हमने कोयला जला करके एनर्जी अचीव कर लिया। तो मास को हमने कुछ किया ही नहीं, मास को कन्वर्जन नहीं किया, केमिकल रिएक्शन है, फॉर्म चेंज किया, बस उसका रूप बदल दिया बस। जिस दिन हम मास को कन्वर्ट करना सीख जाएंगे पीछे कुछ नहीं छूटेगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू होल एनर्जी। ऐसी घटनाएं होते हमने देखी है, कहां पे होते देखा है, अब तुरंत याद आएगा वो न्यूक्लियर बम वगैरह कॉन्सेप्ट आएगा ना। तो न्यूक्लियर बम वगैरह में होता क्या है, वहां पर भी कोई बहुत बड़ा कांड नहीं हो जाता। आप यूरेनियम 235 को एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हो, ये भी पढ़ोगे, यूनिट नंबर 5 में है तुम्हारे पे। इसको ब्रेक करते हो तो बेरियम निकलता है प्लस क्रिप्टॉन निकलता है प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलता है, ये रिएक्शन पढ़ोगे भी आगे जाके। ठीक है, इधर का जो मास है इसको जोड़ो और इधर का जो मास है उसको जोड़ो, इन दोनों में डिफरेंस को निकाल के देखो कि कितना डिफरेंस है इन दोनों में। तो देखोगे स्लाइटली डिफरेंस है, एकदम हल्का सा मास कम हो जाता है, इधर का मास थोड़ा ज्यादा है, इधर का मास थोड़ा कम है। मतलब हमने इस पूरे बम्बार्डमेंट प्रोसेस में कोई पूरा का पूरा यूरेनियम को कन्वर्ट नहीं कर दिया एनर्जी में, वो देखो अभी पीछे ये सब छूट के जा रहा है, थोड़ा सा मास में कमी हुई और उस थोड़ा सा मास को जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, सोचो कितना बड़ा एक्सप्लोजन होता है उससे, पूरा शहर का शहर एक बम से हो जाता है। पढ़े हो ना ऐसा, हिरोशिमा एंड नागासाकी का केस। तो सोचो एक फ्रैक्शन ऑफ मास को जब आप कन्वर्ट किए हो तो इतना एनर्जी निकल रहा है। अगर पूरा का पूरा एक यूरेनियम एटम को कन्वर्ट कर दूं एनर्जी में तो क्या होगा, तब कितनी एनर्जी निकलेगी। सो इट इज दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ही बड़ी एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जिस दिन आ गया, सपोज आप लोग ढूंढ लो कि पूरा पूरा मास को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है, यू विल गेट नोबेल प्राइज सिंपली। नोबेल प्राइज आप लोगों को वेट कर रहा है। तो देखो कभी अगर कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी अगर आप डेवलप कर पाओ। ठीक है, तो ये कहलाता है आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस या E इज इक्वल टू mc²। how mass can be converted into energy and how energy is converted into mass। मतलब मेरे पास मास है तो मैं एनर्जी ला सकता हूँ और एनर्जी है तो मास ला सकता हूँ। हाँ, कुछ प्रोसेस को करना पड़ता है, कुछ स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। अरे पिछले साल पढ़े हो कि कौन होता है और किसको करना पड़ता है। इट इज ऑल रिलेटेड विथ एंट्रोपी। जिस इवेंट को होने से एंट्रोपी बढ़ती है वो ऑटोमेटिक होगी, जिससे एंट्रोपी कम होता हो उसको आपको कराना पड़ेगा, बिकॉज एंट्रोपी कैन नॉट रिड्यूस, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। बस यही कहानी। दिस इज योर E इज इक्वल टू mc²।